गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे CUCT का अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 1। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा CUCT का पेपर होने वाला है फॉर गेटिंग एडमिशंस इन अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक बिग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो उसके लिए हमें अगर BCom या BBA के अंदर एडमिशन लेनी है तो उसके लिए बेसिकली हमें एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स है और बिजनेस है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता है कि अकाउंट्स के लिए कंप्लीटली आपका 12th का NCERT बेस्ड सिलेबस है। तो इस NCERT बेस्ड सिलेबस के लिए हम आपको इस YouTube चैनल के ऊपर पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो उसी के लिए हम आज आपको देने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 फॉर अकाउंट्स। जैसे आपको पता है आप सबने 12th पास करी है तो आपको पता है कि हम जो अपनी NCERT बेस्ड सिलेबस की बुक है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा पार्टनरशिप, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसकी गुडविल, पार्टनर्स की एडमिशन, पार्टनर्स की रिटायरमेंट एंड पार्टनर्स की डेथ एंड देन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकेंडली हम उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं इन कंपनीज अकाउंट्स लाइक इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिबेंचर्स की रिडम्पशंस। और थर्ड हम इसको डिवाइड करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस और कुछ बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। तो इन्हीं सारे सिलेबस को हमने एक तरीके से रिवाइज करना है इस अगले नेक्स्ट मंथ के अंदर और इसी यूट्यूब लेक्चर्स के ऊपर। तो उसी के लिए आज मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर किया है, हमारा लेक्चर नंबर 1 फॉर पार्टनरशिप। 1 फॉर पार्टनरशिप। बेसिकली हमें पता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जब मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और या कोई भी पर्पस के लिए इकट्ठे होकर कोई बिजनेस करते हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर? 50 और 100 एज द केस में बी। तो बेसिकली अगर हमें आंसर लिखना है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 50 मेंबर्स होंगे हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। देन जो ये पार्टनरशिप है एक्ट है वो है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो सारी हमारी इस अकाउंटिंग को क्या करता है? गवर्न करता है, जिसके रूल्स एंड रिगार्डिंग अकॉर्डिंग हम अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स इन सभी चीजों को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। तो ये है हमारा पार्टनरशिप का बेसिकली एक एक्ट जो उस पूरी पार्टनरशिप को हमारी क्या करता है? गवर्न करता है। तो आज हम बेसिकली समझेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे पार्टनरशिप। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप डीड। तो देखो ऐसा है कि जब 2 या 2 पार्टनर मिलकर, लेट से A और B दोनों मिलकर अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं और वो आके अपनी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या कोई बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक डीड बनानी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 उन्हें एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। इट इज अ लाइक एन एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट किसके अंदर होता है? हमेशा रिटन फॉर्म के अंदर एग्रीमेंट होगा। और इस रिटन फॉर्म का ये एग्रीमेंट वो प्रिपेयर करेंगे ताकि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पार्टनरशिप्स बेसिकली फ्रेंडशिप के बेसिस के ऊपर या किसी भी और पर्पस के बेसिस के ऊपर हम प्रिपेयर कर लेते हैं और बट हम ये डीड नहीं प्रिपेयर कर पाते।
जिससे हमें बाद में बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी पड़ती हैं। तो उसी के लिए पार्टनरशिप एक्ट ने गवर्न किया है कि हमें एक पार्टनरशिप एक्ट बनाना पड़ेगा 1932, जिसमें एक डीड प्रिपेयर करनी पड़ेगी इन द रिटन फॉर्म। और ये दोनों पार्टनर्स, जो बोथ पार्टनर्स हैं, उनके साइंड होते हैं, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होता है कंपनी का। और इसके अंदर बेसिकली लिखा होता है कि पार्टनर्स का बेसिकली क्या नाम है, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, वो कैसे कैसे अपनी अप्रोप्रिएशंस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे कैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। ये सारी बातें हमें इस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कंप्लीटली गवर्न की जाती है। और बट अगर हमारे पास ये पार्टनरशिप डीड जो है, अगर हमारे पास ये पार्टनरशिप डीड जो है ना बनी हो, साइलेंट हो, या कुछ भी ना कह रही हो, या पार्टनर्स ने इस डीड को नहीं बनाया, तब हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट हमें दो प्रोविजन देता है। पहली प्रोविजन है हमारे पास कि अगर डीड हमारी साइलेंट है, देन प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली। जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो दोनों इक्वली शेयर होंगे। और जो पार्टनर्स ने अगर कोई लोन ले रखा है बैंक से, या पार्टनर्स ने खुद ने कोई लोन दे रखा है कंपनी फर्म को, तो उसके ऊपर जो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 6% पर एनम। यस बच्चों, 6% पर एनम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्हें जो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, लोन के ऊपर, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 6% पर एनम। लेट से हम एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि ए और बी एक पार्टनर्स थे, और वो नॉर्मली एक बिजनेस कंडक्ट कर रहे थे, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी 3:2। बट देयर इज नो एग्रीमेंट, उनके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट या कोई भी डीड नहीं थी, नो डीड थी। और दे अर्न, उन्होंने प्रॉफिट कमाया, उन्होंने लेट से प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपीज का। और पार्टनर जो ए था वो डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल किया था इस बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो डिमांड कर रहा है कि उसको 30,000 सैलरी दी जाए। बट पार्टनर बी, पार्टनर जो बी था, उसके अकॉर्डिंग उसे कमीशन मिलनी चाहिए 10,000 की। बट अब क्या हम इसमें से कुछ भी पार्टनर्स को देंगे? तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर इनके बीच में कोई भी डीड नहीं है, तो हम बेसिकली दो काम करते हैं। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देते हैं। किस परसेंट के हिसाब से? 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इन्होंने कोई भी लोन नहीं दे रखा पार्टनर्स ने, तो ये तो प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुई। और बचा जो प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम। किस रेशो में? इक्वली। तो चाहे इनकी जौन सी मर्जी रेशो हो, चाहे पार्टनर जितना मर्जी कोशिश करे, क्वेश्चन हमें पूरा कोशिश करेगा कि वो पार्टनर्स ने मेहनत बहुत करी है, स्ट्रगल बहुत किया है, बट हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखना है कि अगर उनके बीच में कोई डीड है या डीड नहीं है। तो अगर उनके बीच में कोई भी डीड नहीं है, देन प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। सो लाइक इफ देर अर्न 50,000 प्रॉफिट, तो हम उस 50,000 प्रॉफिट को पार्टनर ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, लाइक 25,000 एंड 25,000। इसी के साथ अगर हम एक केस और लेते हैं इसके अंदर कि इफ देयर इज नो डीड, कि पार्टनर्स में कोई डीड नहीं है, बट ए विल गिव, जो पार्टनर ए था उसने लोन दिया था फर्म को, लोन दिया था फर्म को एट द रेट 10% पर एनम, और वो इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है? 10% पर एनम का इंटरेस्ट डिमांड करना है। इज इट पॉसिबल? क्या हम उसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे सकते हैं? बेसिकली सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। ये कंपल्सरी पेमेंट है, ये पार्टनर्स को देना ही देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर इस इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना पड़ेगा, तो कितने परसेंट दें? क्योंकि डीड तो है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू डीड, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगता है? 6% पर एनम। तो 6% पर एनम के हिसाब से हम पार्टनर्स ने, और पार्टनर ने जो लोन दिया था वो दिया था 1 लाख, तो 6% पर एनम के हिसाब से हम पार्टनर को लोन देंगे 6%,
ओनली 6%, नॉट 10%, 8%, 5%। बट अगर उसने कम मांगा फिर तो कम ही देंगे, बट अगर उसने 6% से ज्यादा मांग रहा है तो हम मैक्सिमम कितना देंगे 6%, और 6% में कितना 6000। 4 अगर उनके पास प्रॉफिट हुआ 50,000 तो उसमें से वो 6000 तो उसको क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी पार्टनर्स इक्वली, लाइक 44,000 रिमेनिंग, और वो 44,000 जो था वो पार्टनर्स ए और पार्टनर बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द रेशियो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था प्रॉफिट हमारा, इक्वली। बट इसी के अंदर एक और केस हमसे जो पूछा जाता है वो ऐसा है कि अगर ए और बी बोथ आर पार्टनर और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो 3:2 थी, और ए ने लोन दिया था ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी कि 1 अक्टूबर को लोन दिया था 1 लाख का, और उसके ऊपर वो कितना इंटरेस्ट डिमांड कर रहा था 10% पर एनम के हिसाब से। बट इफ देयर इज नो डीड, अगर कोई भी डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट देंगे। कितना इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन वो देंगे ओनली एंड ओनली 6%। लेकिन अभी ये जो उसने लोन दिया था वो दिया था 1 अक्टूबर को, तो उस हिसाब से हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 6 मंथ का और 6%। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया उनका 3000। तो बेसिकली हमारे पास पार्टनरशिप डीड की हमें बात समझ में आई कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि पार्टनर्स ने कोई भी डीड नहीं बनाई बिजनेस करने से पहले, तो उनको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो जो उनका इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। हाँ, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, जो पार्टनर के द्वारा लोन किसको दिया गया है, फर्म को दिया गया है, क्योंकि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और फर्म के लिए वो लोन जो होगा वो कंपलसरी पेमेंट है, क्योंकि उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो पार्टनर से ना लेती तो किसी बाहरी व्यक्ति से लेकर उसको वो पेमेंट करनी ही पड़ेगी। बट उसकी अमाउंट कितने तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने, 6% पर एनम। लेकिन केस 4 की बात करूं कि अगर ए विल टेक लोन फ्रॉम फर्म, ए विल टेकन लोन फ्रॉम फर्म, की अगर ए ने फर्म से लोन ले रखा है, टेकन लोन फ्रॉम फर्म ₹1 लाख, और कोई भी डीड नहीं है और वो इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं 10%, फिर क्या हम कोई भी इंटरेस्ट देंगे, नो। फिर हम उन पार्टनर्स को कोई भी किसी भी प्रकार का फर्म उनसे इंटरेस्ट नहीं लेगी, बिकॉज देयर इज अ ओनली पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर अगर वो साइलेंट हो तो सिर्फ हमें 2 ही काम करने होते हैं। पहला काम, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, जब पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उसको सिर्फ और सिर्फ फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी, कितने हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से। और एक चीज और, इसी केस के अंदर एक चीज और है कि अगर लेट से कि 3 पार्टनर्स हैं और तीनों पार्टनर्स में से कोई 2 पार्टनर्स किसी ऐसे डिसीजन के बारे में जो बिजनेस की नेचर को चेंज नहीं करता, नेचर लेट से कि अगर हम बोलें कि ए और बी पार्टनर हैं और ए बी सी आर पार्टनर्स, और ए बी ने डिसाइड किया है कि लेट से कि ये अपना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे फ्रॉम फर्म एक्स, तो फर्म एक्स से इन्होंने रॉ मटेरियल को क्या करना है, परचेज करना है, और फर्म एक्स से इन्होंने अगर रॉ मटेरियल को परचेज करना है तो इसके लिए ए और बी तो क्या है, उन्होंने अपना कॉन्सेंट दे दिया कि हम रेडी हैं लेने के लिए, बट सी ने अपना कॉन्सेंट नहीं दिया। तो हमने देखना है क्या ये डिसीजन किसी पार्टनरशिप फर्म की नेचर के ऊपर इफेक्ट करता है, नहीं, ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन तो है नहीं। तो इसमें हमेशा कौन जीतेगा, मेजोरिटी विन्स। इसमें हमेशा कौन विन करेगा, ऑलवेज मेजोरिटी विन करेगा। कौन जीतेगा, मेजोरिटी विन करेगी। बट अगर कोई डिसीजन है और वो डिसीजन फर्म की नेचर को इफेक्ट डालता है या पूरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर इफेक्ट डालता है, लेट्स से कि ए वांट्स टू एडमिट देयर सन इन द पार्टनरशिप, तो इससे पूरी के पूरे पार्टनरशिप पे इफेक्ट पड़ेगा, पूरी की पूरी पार्टनरशिप हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो इस केस में तीनों पार्टनर्स का कंसेंट होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताए। और इसके बाद हम बात करते हैं
बेसिकली व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशंस। चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज का मतलब है, चार्ज मीन्स इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। कौन सी पेमेंट है ये, कंपल्सरी पेमेंट, जो फर्म को पे करनी ही करनी पड़ेगी। किसको, चाहे वो पार्टनर्स है, चाहे वो उसको वो पार्टनर्स को देनी है या किसी थर्ड पर्सन को देनी है, किसी थर्ड पार्टी को देनी है बाहर। तो दैट इज देयर चार्ज मीन्स इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट और इट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कि मतलब ये प्रॉफिट के अगेंस्ट एक लायबिलिटी है कि आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी, फर्म को पे करनी ही करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमारे पास कंपल्सरी पेमेंट कौन सी होगी, लेट्स से मैनेजर सैलरी, बिकॉज मैनेजर इज अ थर्ड पर्सन, इसको तो पेमेंट करनी पड़ेगी। इसे हमारे प्रॉफिट या लॉस से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। सेकंड हमारे पास रेंट पेड टू अ पार्टनर, कि अगर हमने कोई रेंट किसी पार्टनर को दिया है, अब इसमें पार्टनर है, ये थर्ड पर्सन नहीं है, बट जो इसकी लैंड है वो हम यूज कर रहे हैं और इसलिए इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। क्योंकि अगर इस लैंड को हम किसी बाहर के व्यक्ति से लेते तो उसको तो भी रेंट देना पड़ता, तो इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट फॉर देम। और थर्ड हमारे पास कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो लोन हमने बैंक से लिया है, चाहे वो लोन हमने किसको दिया है, किससे लिया है, पार्टनर से लिया है। अगर ये लोन लिया हुआ है हमें, तो इसकी कंपल्सरी पेमेंट हमें पे करनी ही करनी पड़ेगी। तो इट इज अ चार्ज, चार्ज मीन्स कंपल्सरी पेमेंट, जो आपको प्रॉफिट के अगेंस्ट पे करनी ही करनी पड़ेगी। और जो हमारी कंपल्सरी पेमेंट होती है वो हमारे किस अकाउंट में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट विल बी ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे पास एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि मैनेजर सैलरी या रेंट पेड टू अ पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन लोन किस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और व्हाट इट मींस एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। अब व्हाट इट मीन, इसका मतलब है हमारे पास कि अगर हमारे पास प्रॉफिट बच गया, किसके बाद बच गया, आफ्टर गिविंग ऑल कंपल्सरी पेमेंट, आफ्टर चार्जिंग ऑल कंपल्सरी पेमेंट्स, इनके बाद अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट बचता है, इनके बाद अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट बचता है, तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। तो वो पार्टनर्स के बीच में क्या कर दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू डीड, जो पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनाई थी उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर दिया जाएगा, उनके अंदर ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो इसलिए जो भी सारी एप्रोप्रिएशन होती हैं उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम पार्टनर्स को वो सारी चीजें देंगे जो आफ्टर चार्जिंग कंपल्सरी पेमेंट, जो कंपल्सरी पेमेंट देने के बाद पार्टनर्स के पास क्या होगी, बची हुई होगी। तो वो सारी कंपल्सरी पेमेंट हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था हमारे पास बेसिकली चार्ज और एप्रोप्रिएशन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इनके फॉर्मेट्स और ये कौन सी चीज किस साइड पे आती है, कौन सी चीज किस साइड पे आती है। बेसिकली हम एक यूनिवर्सल फॉर्मेट तैयार करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज किस साइड, क्योंकि ये एक एक नंबर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज अवर डेबिट साइड एंड इट इज अवर क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट आएगा आफ्टर हमारे जो कंपनी के खर्चे होंगे उनको देने के बाद। तो लेट से यहां पर मैं लिख सकता हूं ग्रॉस प्रॉफिट या आफ्टर चार्जिंग मोस्ट कंपल्सरी पेमेंट्स। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट फर्म को लेट से जितना भी हो सकता है ABCD, और उसके बाद फर्म के लिए 3 कंपल्सरी पेमेंट्स होती हैं हमारे पास, जो बेसिकली हमारे चैप्टर के अंदर है, वो 3 कंपल्सरी पेमेंट है। पहली है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, जो फर्म ने बाहर किसी व्यक्ति से ले रखा है या पार्टनर से ले रखा है।
टू रेंट, और थर्ड हमारे पास क्या होगा, टू मैनेजर, या तो मैनेजर की सैलरी और मैनेजर की कमीशन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो दीज आर कंपलसरी पेमेंट, और जरूरी नहीं है कि यही कंपलसरी पेमेंट होगी। क्वेश्चन हमें बहुत सारी और कंपलसरी पेमेंट भी बोल सकता है कि लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन हमें कई बार ये भी बोल सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। तो मतलब हमें उस कंपलसरी पेमेंट को किसके अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बिकॉज इट इज अवर कंपलसरी पेमेंट। ये हमने नहीं बोला, ये क्वेश्चन ने बोल दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया। बट अगर क्वेश्चन ने इसके बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो इट इज नॉर्मली ट्रीटेड एज अवर एप्रोप्रिएशन। तो इसके बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट को हम किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो वो प्रॉफिट हमारे पास बचा, उस प्रॉफिट को हम किस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और देन हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये कौन सा प्रॉफिट है, आफ्टर चार्जिंग, कौन सी आफ्टर चार्जिंग ऑल कंपल्सरी पेमेंट्स। तो सारी कंपलसरी पेमेंट्स चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अच्छा, जो ये एप्रोप्रिएशन है, इनमें से हमने अब कौन सी बेसिक एप्रोप्रिएशन जो हमारे पास आती है उसको हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर को देनी थी। सेकंड आएगी हमारे पास टू पार्टनर्स। अब पार्टनर्स क्या डिमांड कर सकते हैं, पार्टनर्स डिमांड कर सकते हैं सैलरी का, क्योंकि वो भी एज एन पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो भी सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। थर्ड, पार्टनर्स किस चीज की डिमांड कर सकते हैं, पार्टनर डिमांड कर सकते हैं कमीशन की, तो हमें कमीशन भी देनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट ना कर उसको अपने पास रखने के लिए बोलते हैं, तो डेट इज लाइक टू जर्नल रिजर्व, कि जिस प्रॉफिट को हम, और ये जर्नल रिजर्व कहां पर शो होंगे, ये जर्नल रिजर्व शो होंगे हमारी बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि दीज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को तो हमने दिया ही नहीं है। और जो बच गया दैट इज अवर नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो भी हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो पार्टनर्स के पास प्रॉफिट बचा, सबसे पहले पार्टनर्स बोलेंगे कि जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया था उसका हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, बिकॉज अगर हम बिजनेस में ना लगाते तो कहीं और लगाते, तो इंटरेस्ट तो वैसे भी हमें मिलना ही था, तो हमें सबसे पहले उसके लिए उस पैसे के ऊपर, उस कैपिटल के ऊपर हमारी क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। देन पार्टनर्स बोलेंगे कि हमने जो स्ट्रगल किया है, हम जो मेहनत कर रहे हैं बिजनेस के लिए, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा से क्या चाहिए, सैलरी, क्योंकि अगर वो हम खुद ना करते तो हम कहीं और जाके काम करते तो वो भी मिल जाती है हमें। ऐसे ही पार्टनर्स बोलेंगे कि कमीशन, ये कमीशन क्यों दी पार्टनर्स को, बिकॉज पार्टनर्स कस्टमर लेकर आ रहे थे कंपनी के लिए, ठीक है ना, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए, और कुछ प्रॉफिट उन्होंने क्या कर लिया, अपने पास रख लिया। तो जो मेन उनके पास प्रॉफिट बचा बिजनेस करके, क्योंकि अगर वो बिजनेस ना करते तो ये सारी चीजें तो वो बाहर भी कर सकते थे नॉर्मली, इतना बिजनेस उन्होंने क्यों किया, इतना बिजनेस उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया, एनडीपी, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की, जो प्रॉफिट का हिस्सा उसके बाद उनको बचा, तो ये भी हम किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, इन देयर, किस रेशो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एक चीज और, हम पार्टनर से एक चीज लेंगे भी, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जो वो पैसा जो पार्टनर्स क्या करते हैं, बिजनेस से निकाल लेते हैं फॉर देयर एनी पर्सनल एक्सपेंसेस, उनके पर्सनल खर्चे होते हैं, उसके लिए पार्टनर्स क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में से विड्रॉ कर लेते हैं। पर ऐसे तो हर पार्टनर बिजनेस को वैसे प्रॉफिट को विड्रॉ करता रहेगा, तो बिजनेस के पास तो फर्दर कंटिन्यू होने के लिए कोई पैसा बचेगा ही नहीं। तो इसलिए बेसिकली बिजनेस क्या करते हैं, उस प्रॉफिट के ऊपर, उस विड्रॉल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए तो वो एक्सपेंस है, बट बिजनेस के लिए क्या है, वो इनकम है। तो इसलिए वो बिजनेस के लिए इनकम वो कौन सी साइड पे शो होगी, एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड के ऊपर। तो ये था बेसिकली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
और इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। हम बनाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हैं उनको बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज फिक्स्ड एंड सेकंड मेथड विल बी फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड, तो फिक्स्ड मेथड के अंदर हमने दो अकाउंट बनाने हैं। इट इज लाइक पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड विल बी पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हम क्या करेंगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे विच इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास ये बेसिकली दो मेथड्स होते हैं और इन मेथड्स के हम एक बार फॉर्मेट भी देख लें। तो फिक्स्ड मेथड में सबसे पहले हमारे पास कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब इस अकाउंट का मतलब क्या है कि इस अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल के रिलेटेड बातें करेंगे कि पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगाई, कितनी कैपिटल पार्टनर्स की थी, कितनी कैपिटल उन्होंने विड्रॉ कर ली थी ड्यूरिंग द ईयर। इसके अलावा हम उसके अंदर कितनी पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, कितनी पार्टनर्स ने कैपिटल विड्रॉ करी है। तो बेसिकली हम इसके अंदर बताएंगे कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना पैसा से बिजनेस पार्टनर ने स्टार्ट किया था, कितनी पार्टनर्स ने इस साल कैपिटल क्या करी है? इंट्रोड्यूस करी है। कितनी कैपिटल पार्टनर ने क्या करी है? इंट्रोड्यूस करी है। और कितनी कैपिटल पार्टनर्स ने क्या करी है? विड्रॉन करी है, कैपिटल विड्रॉन करी है इस साल। तो ये भी इसी अकाउंट के अंदर आएगा हमारे पास। देन हमारे पास बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन और इसी के साथ हम बनाएंगे करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट मींस इस साल का अकाउंट कि इस साल के अंदर पार्टनर्स ने जो बिजनेस किया उससे उनको क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या चीजों का नुकसान हुआ। तो लेट्स से ए एंड बी, तो पार्टनर्स को इस साल क्या क्या दिया था हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था। और क्या दिया था हमने पार्टनर्स को? भाई पार्टनर्स को सैलरी दी थी। और क्या दिया था हमने पार्टनर्स को? पार्टनर्स को दिया था कमीशन। और क्या दिया था पार्टनर्स को हमने? बाय एनडीपी, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और इस साल पार्टनर्स ने ड्राइंग्स विड्रॉ भी किया था। तो बेसिकली ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉ इन दोनों में क्या फर्क है? तो ड्राइंग्स मींस वो पैसा जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं फ्रॉम देयर प्रॉफिट, कि जो इस साल उनको प्रॉफिट हुआ है उससे विड्रॉ करते हैं। और कैपिटल विड्रॉन मींस वो पैसा जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं अपनी कैपिटल से, जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है। तो ड्राइंग्स मींस वो पैसा, इट इज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कि अगर पार्टनर्स ने लेट से इस साल 50,000 का प्रॉफिट कमाया तो उसमें से 20 या 30,000 विड्रॉ कर लिया, तो इट इज देयर ड्रॉइंग्स। तो इससे फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर वो कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो इससे उसकी कैपिटल के ऊपर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद हमने अगर कोई इंटरेस्ट लिया पार्टनर्स से तो वो भी पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। एंड देन टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बेसिकली ये थे हमारे पास पार्टनर का फिक्स्ड मेथड के अंदर हमारे पास कितने अकाउंट बनेंगे? दो, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। देन हमारे पास आता है हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनेगा वो सिर्फ एक ही बनेगा। जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा वो एक ही अकाउंट बनेगा विच इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके अंदर हम सारी चीजें इसी कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो ए एंड बी, लेट्स से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय अगर उन्होंने कोई कैपिटल क्या करी है? इंट्रोड्यूस करी है। ठीक है, कोई उनको हमने क्या दिया? पार्टनर्स को सैलरी दी है। कोई पार्टनर्स को क्या दी है? कमीशन दी है। कोई पार्टनर्स को क्या दिया है हमने? एनडीपी, उनका प्रॉफिट का हिस्सा। या कोई उन्होंने कैपिटल विड्रॉ करी है, या सेम चाहे उन्होंने क्या करी है? ड्राइंग। तो सेम वो हमने क्या कर दिया?
एक ही अकाउंट के अंदर क्या कर दिया हमने उस सबको ट्रांसफर कर दिया। लेट्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उसी अकाउंट के अंदर हमने उनको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। एंड हमारे पास क्या बैलेंस कैरी डाउन बचा। तो इस अकाउंट और इस अकाउंट में से दोनों में से अब हमारे से पूछता है कि कंपैरिजन करें कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में से, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड मेथड में से कौन सा मेथड सबसे बढ़िया रहेगा और कौन सा हमें ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाएगा। देखो, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हमें इतना पता है कि ओपनिंग कैपिटल क्या थी और आखिरी में हम ये निकाल लेंगे व्हाट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल। बट हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि अगर हमारी कैपिटल बड़ी है या कम हुई है, क्या वो प्रॉफिट की वजह से हुई है या कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की वजह से हो सकती है। बट जैसे क्योंकि इसके अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस भी इसी के अंदर ही आ गया, सैलरी भी इसी के अंदर आ गई, कमीशन भी इसी के अंदर आ गया, एनडीबी भी इसी के अंदर आ गया। तो लेट्स से अगर ये 1 लाख से इंक्रीज हुई है, लेट्स से कि अगर एक ही कैपिटल कितनी होती 5 लाख और इसकी कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करी होती इसने 1 लाख, और इसको सैलरी मिली थी 10,000, कमीशन भी मिली थी 10,000, एनडीबी भी कितना मिला था 10,000, टोटल 30,000 मिला। बट इसने कोई कैपिटल ने विड्रॉ करी, 40,000 क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। और अब इसका जो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास बचा वो कितना बचा, 5,90,000। तो हमें तो देखने से ये लगेगा कि 5 लाख का इन्वेस्ट किया था और 5,90,000 उसकी कैपिटल का बैलेंस आखिर में शो कर रहा है। बट हमें ये नहीं पता चला कि इसमें उसने कितना पैसा खुद लगाया, कितना उसको प्रॉफिट कमाया, कितना विड्रॉ किया। बट यही अगर हम पार्टनर्स फिक्स कैपिटल में देखते तो इसमें हमें क्लियर कट पता चलता कि पार्टनर ने जो पैसा लगाया था वो कैपिटल का कितना था और इस साल कितना कमाया। तो विच मेथड इज बेटर। तो हमारे पास जो है वो पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के जो मेथड है वो हमारे पास ज्यादा अच्छे हैं, जो हमें क्लियरली शो करेंगे कि कैसे पार्टनर्स ने क्या क्या करना है। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम कल को करेंगे। थैंक यू।